हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। दिस इज़ रोहित कुमार सिंह और आज मैं फ़िलहाल में आए हुए सीडीएस और एनडीए फर्स्ट 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम डेट्स, नोटिफिकेशंस वगैरह के बाकी सारे डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूपीएससी ने अपना जो पैटर्न चेंज किया है वो अब एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम्स को एक ही बार लेता है। तो उसी हिसाब से जो फॉर्म फिलिंग की डेट है दोनों की, एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट की, वो सेम है। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि नोटिफिकेशंस कब आया। तो आपको पता होगा 11 दिसंबर को नोटिफिकेशंस क्या हुए, रिलीज हुए। और जैसा कि हमें पता है कि कमीशन ऑलमोस्ट 20 डेज फॉर्म फिल करने के लिए देता है, तो फॉर्म फिलिंग इसी दिन से स्टार्ट होगी। और सेकंड, क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म वो आपको 31 दिसंबर 2024 12 बजे नहीं, 6 बजे शाम तक, 6 PM। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज जाके इंश्योर कीजिए कि 31 नहीं, कोशिश कीजिए कि 30 दिसंबर तक आपका फॉर्म क्या हो चुका हो, भरा जा चुका हो। अब हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जस्ट लाइक इंडिया में क्या होगा, फिर सीडीएस में क्या होगा। थोड़ा सा सब्जेक्ट्स मैटर पे बात कर लेंगे, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट की बात अगर की जाए इस पेपर में, तो ये एनडीए 2025 का फर्स्ट, ठीक है। इसमें एज लिमिट है 2 जनवरी 2 जनवरी से 1 जनवरी 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 तक। तो जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करता है उनके पास ये अटेम्प्ट बचा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिनका डेट ऑफ बर्थ इस हिसाब से मैच नहीं करता, तो आप सीडीएस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे कोचिंग क्लासेस के थ्रू, जो कि हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और सिलेक्शन लेना दोनों तरफ की कोशिश से होता है। आप कोशिश थोड़ा करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, तो सिलेक्शन निश्चित है। तो अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में लाई नहीं करते हैं, तो फिर आप सीडीएस के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अगर आप इस डेट के बीच में लाई करते हैं, तो फिर आप एनडीए फर्स्ट के लिए जा सकते हैं। और जहां तक सब्जेक्ट्स मैटर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो पीसीएम सबको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले 12th के बच्चे हैं, और इवन जिनका बायो है वो भी अब एनडीए फर्स्ट का फॉर्म क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनडीए फर्स्ट के बारे में। अब हम आते हैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीडीएस। तो सीडीएस का सेम फॉर्म फिलिंग का डेट 11 दिसंबर से 31 6 PM तक अलाउड है, वो आप कर सकते हैं। और यहाँ 3 चीज़ें हैं। मैं जब एज लिमिट की बात करूँगा, तो सीडीएस में देयर विल बी 3 डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर एज लिमिट। तो आईएमए के लिए अलग होगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए अलग होगा, और फिर नेवल एकेडमी के लिए अलग होगा, और ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अलग होगा, ठीक है। और उसमें भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक पार्ट है। तो अभी हम आर्मी के लिए देखते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसमें देखिए बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, वो अगर आप 24 साल तक के एज के हैं, तब आप आईएमए में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं, तो भी 24 ईयर्स एज इज लिमिटेड। बट इफ यू आर गोइंग फॉर ओटीए, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई, ये हमारा नॉन टेक्निकल के लिए।
क्योंकि आप लोग को पता हो या ना हो मैं बता दूं कि जैसे ओटीए की जो ट्रेनिंग होती है वो दो जगहों पे होती है। एक ओटीए गया में ट्रेनिंग होती है और एक ओटीए चेन्नई में। तो जो गया में ट्रेनिंग होती है ना, जो बीटेक, वो जो टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले होते हैं या फिर बीटेक एंट्री स्कीम वाले होते हैं, उन बच्चों के लिए होती है। तो अभी हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल वालों की बात करेंगे। तो इनके लिए ओटीए के लिए एज लिमिट है 25 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स के अभी नहीं हुए हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 25 के बीच में लाई करती है, तो यू कैन गो फॉर ओटीए। और ओटीए में एलिजिबिलिटी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होती है। फर्दर डिटेल्स में हम अभी थोड़ी देर और में बात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीडीएस। अब हम कोशिश करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे बात करें कि मतलब हाउ वी शुड प्रिपेयर, कि मतलब हम ऐसे कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। देखिए, एग्जाम देना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें होती है। पढ़ने का बहुत लोग पढ़ते हैं बट एग्जाम में वो वहां पे उतना चीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो दो तीन चीजें मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा, जो आपको, जो भी टॉपर्स होंगे, जो भी एक्सपीरियंस होंगे, वो ये बात जानते भी होंगे, लेकिन क्या होता है ना, करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यही चीज बार बार रिपीट करो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो हम बोरिंग चीजों को कर करके ही आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो मैं आपको यही चीज अभी बताने वाला हूँ कि वो बेसिक बेसिक चीजें क्या हैं जो आप करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो जैसे मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करूं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है आपका सिलेबस। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज से मैं तैयारी स्टार्ट करता हूं, तो आपके पास आज और अभी से जिस भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में पीवाईक्यूज भी बोलते हैं। देखिए, किसी इंसान का अगर भविष्य बताना हो तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। तो इतने सालों में जो यूपीएससी ने जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, सॉरी, हाँ बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो जो पेपर सेट करता है, उसका एक पूल ऑफ क्वेश्चंस है जब से वो ले रहा है। आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम का आपके पास क्वेश्चन हो। अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 15-20 साल का क्वेश्चन हो आपके पास। अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश कीजिए 30 साल का, 25 से 30 साल का क्वेश्चन पेपर हो। अगर आप सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 से 10 साल का क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, तो कम से कम इतने सालों का और इतने लिमिट में पेपर आपके पास अगर होगा तो एक डेफिनेट पूल ऑफ क्वेश्चन होगा आपके पास, और ये आपको बताएगा कि कहां तक प्रिपेयर करना है। देखिए, जहां तक मैं एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ की बात करूं कि इनके सिलेबस तो बहुत डिफाइंड उतने अच्छे से नहीं है। अब बोल दिया जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में क्या, जनरल साइंस में कुछ भी आ सकता है। अब बोल दिया जनरल एबिलिटी में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों, तो उसमें क्या है कि किस हद तक ये क्वेश्चन पूछेगा वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अगर क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि पहला, कि आपको क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है। सेकंड, आपको क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा। एंड थर्ड, आपके पास एक वास्ट पूल ऑफ क्वेश्चन तैयार होगा और जो कि कभी कभी रिपीट होता है, कभी कभी रिपीट भी हो जाता है एज इट इज। जैसे अगर जहां तक मुझे याद है, एक यूपीएससी सीडीएस में खासकर ये क्वेश्चन ही बहुत फेवरेट है, पिनाका रॉकेट से लेके। हमको लगता है कि जब से मैं दे रहा था ना, आई थिंक 2019-18 से भी 2021-22 तक ये लगातार क्वेश्चन पूछा। हमको तो नहीं लगता कि अगर एक दो पेपर्स का एक्सेप्शन हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं हो। तो सोचो आप कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और आप आंख बंद करके इसको मारने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस पेपर्स में इसको देखा है, आपको इसका आंसर पता है, तो आप ऑलरेडी एडवांटेजियस पोजीशन में हो। तो ये इसका ध्यान रखना है।
ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत जरूरी है सबके लिए। एंड थर्ड, टू हैव अ गुड रूटीन। इस पे थोड़ी चर्चा डिटेल में करेंगे। देखो, गुड रूटीन का मतलब ये है कि आप 4 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, 7 बजे जगते हैं, 8 बजे जगते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जिस काम को आपने करने के लिए ठाना है उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। अब ये नहीं कि अलार्म लगा दिए 4 बजे का, जग रहे हैं 8 बजे, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। आप अपने बॉडी को समझिए, अपने बॉडी के हिसाब से अपने स्टाइल में प्रिपरेशन को एक नया रूप दीजिए। ठीक है, नया रूप देने का मतलब, अगर 8 बजे आपकी जगने की आदत है तो प्लीज आप 8 बजे जगिए, 8 के बाद पढ़िए, थोड़ा रात में एक्सटेंडेड पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। इसलिए टू हैव अ गुड रूटीन, और गुड रूटीन में सबसे पहले आपको एक चीज इंक्लूड करनी है, डेली उठ के 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज करना। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स का एक्सरसाइज। ठीक, और दूसरा, आपको खाने पे अपने ठीक ठाक ध्यान देना है भैया। ऐसा नहीं कि खाना हम रेगुलरली बाहर खा रहे हैं फिर बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन में ये क्या होते हैं, ब्लॉकेट्स होते हैं, और ये स्मॉल स्मॉल ब्लॉकेट्स जाके एक्सपोनेंशियली आपके प्रिपरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसलिए फूड हैबिट पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, और तीसरा, एक गुड स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने प्रायोरिटाइज किया एक्सरसाइज और फूड हैबिट, क्यों? क्योंकि आज भी हमको याद है, हम 2021 का यूपीएससी का पहली बार अटेम्प्ट दे रहे थे, और जिस दिन हम अटेम्प्ट देने गए उसी दिन हमको टाइफाइड हो गया, हमको बहुत तेज बुखार था। लेकिन उस तैयारी का कोई मतलब नहीं बनाया, क्योंकि हम उतना अपना 100% दे ही नहीं पाए। भाई बीमार थे तो कहां से दे पाएंगे। ठीक है, इस चीज का आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इस एग्जाम में, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यू इवन सिविल सर्विस, ठीक है, सारे एग्जाम्स में ये चीज अप्लाई होता है। तो आप अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, देन यू विल फोकस ऑन ए स्टडी प्लान। स्टडी प्लान, बस ये 3 चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब हम स्टडी प्लान को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा आपको मैं अपने हिसाब से कर लूं, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, स्टडी प्लान का ऐसा है कि देखो, बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, सबका सुनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आई एम अ क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो मुझे पता है कि कितना करना है और कितने से हो जाएगा। ठीक, तो पहली चीज, मैं सबसे पहले सीडीएस वालों पे फोकस करूंगा, क्योंकि एनडीए वाले उनका थोड़ा मैं बाद में लूंगा। ठीक है, तो एक तो सीडीएस हो गया, एक एनडीए वाले। तो सीडीएस वालों का ऐसा है कि आपका पेपर का जो लेवल है ना, सीडीएस एंड इंक्लूडिंग सीएपीएफ, आपके जो पेपर का जो लेवल है वो, मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट सिविल सर्विस के पेपर का लेवल है। ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं बोलूं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए तो 15 to 20% का डिफरेंस मिलेगा, बाकी लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम होते हैं। तो इसीलिए इस केस में आपको फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, तो यू शुड हैव अ स्टडी आवर ऑफ एट लीस्ट, आपके पास कम से कम 6 घंटे बेसिक आपकी स्टडी आवर होनी चाहिए, +-2। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज आप डेली 6 घंटे पढ़िए। ठीक है, किसी दिन अगर मन नहीं किया, नहीं पढ़ पाए, कोई कारण है, बीमार है, कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योर कीजिए कि एटलीस्ट प्रीवियस से पेपर्स ही देख लें। ठीक है, इंश्योर कीजिए कि रिवाइज ही कर लें, तो मिनिमम 4 घंटा दीजिए अपने आप को। ठीक है, और अगर मैक्सिमम आप करना चाहें तो मैक्सिमम 8 घंटा, 10 घंटा, जितना। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब एग्जाम नजदीक आता है तो हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरी होती है, क्योंकि वो जो 15 to 20 डेज का जो पीरियड होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है। इसलिए आप उस पीरियड में अगर आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो जायज है, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। वो आप अगर 16 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन वो सिर्फ लास्ट के फेजेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऑन एन एवरेज अगर पूरे साल का देखा जाए तो 6 से 8 घंटे बस मिनिमम इतना करना है, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टडी आवर्स और स्टडी मटेरियल्स को लेकर अगर बात करें तो देखो, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि इस कोचिंग का, उस कोचिंग का। भाई देखो,
जब कोचिंग नहीं थे तब भी लोग क्वालिफाई करते थे, आज है तब भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन है, ठीक है, और वो कॉमन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ठीक है। ये NCERT की क्लास 6, जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं पता है, क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक का, CDS के लिए मैं बता रहा हूं, क्लास 10th तक का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, साइंस, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस में हो गया, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों से। और कुछ कुछ 11th और 12th के बुक, जैसे 11th और 12th में अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी का अक्सर आता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। हिस्ट्री का तो आप छोड़िए ही मत, मतलब क्लास 6 से लेकर 10 तक एकदम रट जाइए, ठीक। वो हो गया, ज्योग्राफी का हो गया कि कम उसमें 6 to 10th करने के बाद आपको 12th 11th और 12th आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और आते हैं आप इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक बुक आपको करना है, क्लास 11th की मैक, आई थिंक सॉरी क्लास 12th की है, चेक कर लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक आती है, बस आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए NCERT के, बस इतना, ठीक है। तो और साइंस में 6 to 10, तो साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस, और ये पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पॉलिटिकल थॉट वाला चैप्टर छोड़ दें तो उसमें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक बुक है 11th की, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्टेड आपकी बेसिक स्टडी मटेरियल है जो होनी चाहिए आपके पास, आप इसको मल्टीपल टाइम, जितना टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं उतना टाइम करिए, ठीक है। और इसी चीज में एक चीज और छुपा हुआ है, रिवीजन। देखो भाई, सिंपल सा बात है कि इंसान पढ़ता इतना है, ठीक है, लिखता इतना है, याद इतना रहता है, एग्जाम में इतना रिप्रोड्यूस करके आता है, ठीक है। तो रेशियो देख रहे हो, कहाँ पढ़ा इतना था और रिप्रोडक्शन इतना है एग्जाम में। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इतना पढ़े हैं और कम से कम इतना रिप्रोड्यूस हो एग्जाम में, तो उसका एक बेसिक लिंक है, बेसिक लिंक है क्या, रिविजन। आप जितना चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होगी और चीजें देखते ही आपको आंसर करने का मन करेगा कि हाँ भाई इसका तो मुझे पता है, उसका तो मुझे पता है, ठीक है। तो रिवीजन का बेसिक रूल आप सबको पता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बहुत सारे तरीके बताए, बट मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि जिस दिन आप पढ़िए उसके 1 घंटे बाद रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए, तो उसी दिन 2 रिवीजन हो गए, फिर 3-4 दिन बाद एक और रिवीजन कर लीजिए, फिर जो 3-4 दिन जो रिवाइज किए उसके 1 हफ्ते बाद एक रिवीजन एक्स्ट्रा कर लीजिए, और फिर 15-20 दिन पे एक रिवीजन, मिनिमम 4 रिवीजन एक टॉपिक का दीजिए। फिर वो टॉपिक आपके लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट होकर फोटोग्राफिक मेमोरी कन्वर्ट होकर परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर जब भी आप क्वेश्चंस कभी भी देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, वो होगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें, इन्हीं चीजों को लेके आप एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, आपको वही चीजें बार बार करनी होती है, बार बार करनी होती है, ठीक है। तो रिवीजन आपको बार बार करना है, वही सेम टाइम, सेम टेबल पे, सेम डेस्क पे बैठ के 6 घंटा 8 घंटा बिताना होता है, सेम स्टडी मटेरियल बार बार पढ़ना होता है, सेम प्रीवियस पेपर बार बार लगाना होता है, ठीक है। बोर हो फिर भी करते रहो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं एनडीए वालों का। देखो भाई, एनडीए वाले का तो सबसे बेसिक चैलेंज ये होता है कि भाई ये सबसे भूले भटके बेचारे होते हैं, मतलब इनको तो कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि मतलब चीजें कैसे मैनेज करनी है। तो अब सीधा सीधा हम फोकस करते हैं एनडीए वालों पे। तो मैंने जो स्टडी प्लान और जो बेसिक कंपोनेंट, फूड, एक्सरसाइज, सारी चीजें बताई, वो आपको तो एकदम करना है, वो आपके लिए भी अप्लाई होता है, एनडीए वालों के लिए भी। लेकिन आपके स्टडी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, आपके स्टडी प्लान में आपके स्टडी मटेरियल को लेके थोड़ा सा चेंज है, और थोड़ा सा चेंजेस है कि आप चीज़ों को कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो सीडीएस वाले हैं उनका तो ग्रेजुएशन हो चुका होता है लगभग, क्योंकि फाइनल ईयर्स में होते हैं या फिर कुछ अपेयरिंग में देते हैं तो फाइनल ईयर्स में होते हैं, और फिर जैसे 2-3 साल टाइम मिलता है तो फिर आराम से फ्री होकर पेपर देते रहते हैं, तो उनका तो कोई इशू लगभग होता नहीं है। इशू तुम्हारे साथ होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में भटकाव बहुत होता है कि सर मैथ्स के लिए ये बुक कर लें, साइंस के लिए ये पढ़ लें, और इंग्लिश के लिए ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। कुछ करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। राह पकड़ तू एक चला चल,
आ जाएगा मधुशाला, बस वही कंपोनेंट है। एक चीज को पकड़िए, आप उसको बार बार करते रहिए, आप आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं जैसे अभी अभी कुछ बच्चों से मैं बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सब बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मतलब कहाँ से किस चीज़ को प्रिपेयर करें। देखो, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी आपको बार बार इस चीज़ को बोलूंगा कि यू शुड हैव एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस along with you। कम से कम 20 से 25 साल का तुम्हारे पास क्वेश्चंस होना चाहिए, चाहे तुम जहां से, और कोशिश ये करो कि ऑथेंटिक साइट से डाउनलोड करो उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी अगर एग्जाम ये कंडक्ट कराती है तो ऑब्वियस उसके आर्काइव में सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगभग होते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और उनका आंसर, अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो अपने कोचिंग के टीचर से पूछिए, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, बुक है, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो उससे ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इस चीज को मैं आपको मतलब श्योर करना चाहता हूं कि सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है। सो नो कंफ्यूजन भाई, कि कहां से क्या चीज करना है, इसके लिए तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इस कंफ्यूजन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, मैथ्स में क्वेश्चन बदलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस बदलने का काम टीचर्स का होता है, और टीचर्स के पास भी लिमिटेड सोर्स होते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस अगर बनाते हैं तो लिमिटेड पूल ही होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चंस 1000 भी बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन क्वालिटी के 10 भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि प्रीवियस पेपर्स में जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, कहने का मतलब वो तो भाई बहुत बड़े एक्सपर्ट ने वो किया होगा, तो आपके आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ से ये चीजें क्लियर होगी। तो प्रैक्टिस का कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि इस बुक से करें, इस बुक से करें, उस बुक से करें। और अब आते हैं पढ़ने पे। स्टडी स्टडी आवर्स आपके लिए भी सेम है। क्यों? क्योंकि अभी आप 12th में होते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, पेपर होता है। कभी 11th मिड सेम आ गया तो कभी 11th का फाइनल सेम आ गया, कभी 12th का मिड सेम आ गया तो कभी 12th का बोर्ड आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे टाइम एग्जाम्स में उलझे रहते हैं। तो आपको अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके चलना होगा। सेग्रीगेशन में क्या, आप जो पढ़ रहे हैं ना अपने स्कूल में, कॉलेज में, या सॉरी कॉलेज तो कोई जाता ही नहीं होगा, आप जो पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में उसको पढ़ते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाते जाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस चीज का मेरे से क्वेश्चन बन रहा है तो ये टॉपिक मेरा क्लियर है। इस चीज का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, डाउट लिख देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे या फिर अच्छे से पढ़ेंगे। ये चीज होगी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्टडी आवर्स सेम रखनी है, 6 to 8 आवर्स प्लस माइनस करके डेली, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, देखो भाई, कंटिन्यूटी नहीं रखिएगा, पेशेंस के साथ साथ। ठीक है, तो सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक, जिनके पास पेशेंस नहीं है फिर वो कभी सेलेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कोई और काम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, पेशेंस होता तो वो कोई और काम नहीं करते, उसी में लगे रहते तो एक ना एक दिन उसी फील्ड में सक्सेस मिल जाती है, लेकिन वो छोड़ देते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी के साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी होता है। हम तो कहते हैं पेशेंस इज की टू सक्सेस। पेशेंस इस वजह से कि देखो इसमें सब आ जाता है। अगर आप पेशेंट हैं, पेशेंटली आप अपना काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कंटिन्यूअस हैं। आप कंटिन्यूअस है, इसका मतलब आप अपने काम में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट रखते हैं इसका मतलब आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, डेस्टिनी आपको उस चीज़ के लिए बुला रही है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टडी प्लान सेम हो गए। स्टडी मटेरियल पे आते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल देखो, यूपीएससी का जो ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स होता है वो भी क्वेश्चन सेट करेगा, सबके लिए सेट करेगा, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए और सिविल सर्विस के लिए। उनका क्या मेन मकसद होता है कि बच्चों को परेशान ना किया जाए। एवरेज टू मतलब इजी टू एवरेज क्वेश्चंस देते हैं वो, और उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिस करके वहाँ रिप्रोड्यूस कर दें। ठीक है, तो स्टडी में आप प्रीवियस ईयर साथ साथ एनसीईआरटी का जो सोर्स है उसको मेंशन करेंगे। किसका सोर्स? एनसीईआरटी। और जो मैंने सीडीएस के लिए बताया सेम गोज फॉर एनडीए ऑल्सो, बट उनमें 11th 12th का आपको टच नहीं करना है, लगभग टच नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, तो आप 6 to आप 10th तक आप बेसिक्स सोशल साइंसेस ले रखिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन चारों के लिए। और जो साइंस आप पढ़ रहे हैं पीसीएम के थ्रू 12th में, तो वो आपके बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ आज ये कंक्लूड करता हूं
ठीक है, यहीं पे आप बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस मामले में, अगर आप इंडिया के स्टूडेंट है, क्योंकि सीडीएस वाले थोड़ा मैच्योर होते हैं तो उनको थोड़ा सीरियसनेस होता है, लेकिन इंडिया वाले बच्चे थोड़ा सा इमैच्योर होते हैं बेचारे, तो उनको बहुत ज्यादा भटका होता है, कोई बोलता है ये करो तो कोई बोलता है ये करो, तो उनको खुद नहीं पता होता कि भाई हम करें क्या। तुमको कुछ नहीं करना भाई, पहला कंफ्यूजन नहीं पालना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डेली पढ़ना, तुमको वो खुद गाइड कर देगा कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। और जहां तक बोर्ड और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा डिलेमा हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है, अपने बोर्ड के साथ साथ इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हम अलग से आपको कभी डिटेल करा देंगे। तो ऐसे आपको एनडीए के प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली धार देनी है, ठीक है। और 13 अप्रैल को पेपर है एनडीए वालों का, 13 अप्रैल को, ठीक है। तो प्लीज कोशिश ये करो कि अभी टाइम है 4-5 महीने, रगड़ के प्रीवियस पेपर्स स्टडी मटेरियल को एकदम दबा के पढ़ो, ठीक है। और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। साइंस के क्वेश्चंस थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं, मैंने पेपर्स देखे हैं, लेकिन जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है कि मैंने सुना ही नहीं है, करंट अफेयर्स, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा है, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स पढ़ा है, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और लास्ट सेगमेंट, न्यूज़पेपर। देखो भाई, कनेक्ट रहने के लिए ना एकमात्र सोर्स है, मतलब कनेक्ट करने का मतलब कहां से, आपके आसपास के चीजों से कनेक्ट रहने का एकमात्र सोर्स है। अगर आपके दोस्त नहीं है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं ना तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अगर आप खास करके सीडीएस स्टूडेंट्स के लिए, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए, कोई भी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर, मैं यहाँ किसी न्यूज़पेपर को स्पॉन्सर नहीं करने आया, एनी न्यूज़पेपर जो तुमको आसान लगे, जो तुम्हें समझ में है, ठीक है। किसी न्यूज़ पे, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ो, ठीक है। उसको एकदम भाई अच्छे से पढ़ो, 1-1.5 घंटे टाइम लगा के पढ़ो, ठीक है। और कोशिश करो कि दैट न्यूज़पेपर शुड बी इन इंग्लिश, कोशिश यही करो, ठीक है। और न्यूज़पेपर का सबसे बेसिक कंपोनेंट ये होता है कि भाई शुरू शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, वो तो कुछ नहीं आ रहा है। तो बेसिक मुद्दा उसका यह है कि भाई कंटिन्यू रहोगे ना, तो कंटिन्यूटी से 2-3 चीजें आती हैं। पहला, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो इन्फरेंस होता है। इन्फरेंस कहने का मतलब कि अनुमान लगा सकते हो कि हाँ अगर ये चीज लिखा है तो हो सकता है ये हो, और 90% केस में वही होता है, ठीक है। दूसरा चीज, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, रीडिंग स्किल बढ़ेगी। और ये रीडिंग स्किल आपके एग्जाम्स में 2 चीजों में काम आ सकती है। क्लोज टेस्ट होता है इंग्लिश में, सीडीएस वालों में, एनडीए वालों में एज वेल, तो वहां काम आ जाएगी। और दूसरा, एनडीए वालों को तो थोड़ा माफी भी है एसएसबी में कि वो हिंदी में देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन भाई सीडीएस वालों सीरियस हो जाओ। अगर तुमने अपना एसएसबी थोड़ा सा भी अगर ये सोचा है कि हिंदी में देंगे तो दिक्कत है भाई, क्योंकि वहां तुमको कोई भाव ही नहीं देगा हिंदी वालों को, ठीक है। इसीलिए कोशिश करो कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, तो उससे क्या होगा, मतलब एक पूल ऑफ वोकेबुलरी तैयार होगी, आपकी लर्निंग स्किल अच्छी होगी। तो आप इससे 2 चीजें, तो एक एसएसबी में भी आपके काम आ जाएगा, आपके रिटन पेपर में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें करनी है, ठीक। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच। और एक अनाउंसमेंट छोटी सी कि हम त्रिशक्ति डिफेंस